नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और मैं फिर से आपके सामने हूं एक और जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये दावा है हमारा कि अगर आप इस जीएस जीके प्रैक्टिस सेट को डेली हमारे साथ जुड़ेंगे क्लास के साथ, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, और आप जितना पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको उसका समाधान दिया जाए। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि ये प्रैक्टिस सेट है वो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो बिना कोई देरी किए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। माना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन पढ़ने में हम गलती कर देते हैं। कहां करेक्ट पूछा है, कहां नॉट करेक्ट पूछा है, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में वर्णित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में किसका वर्णन है निम्नलिखित में से? तो पहला है, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ भाई। तो देखो, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा ना, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो पार्लियामेंट के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए उसे, ना राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला यही बोल रहा है। दूसरे में कह रहा है कि भारत की संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। देखो, जब राष्ट्रपति बनने के लिए जब क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, भारत में योग्यता की बात की जाती है, तो उसमें से एक योग्यता ये भी है कि वो व्यक्ति न तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए उसकी, है ना। और किसी भी लाभ के पद पर काम न करता हो, वो लाभ के पद पर काम न करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर काम न करता हो, तो ये क्वालिफिकेशन है। तो बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है कि दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का अंग होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की जो संसद होती है वो 3 से मिलकर बनी होती है। वो 3 कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनी होती है, ऐसा आर्टिकल 79 कहता है भारतीय संविधान का। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ही है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो देखो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। इसके आंसर क्या है? इसका आंसर है कि दोनों करेक्ट हैं। ठीक है भाई। अगला सवाल है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखो, जो संसद है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कब? जो संसद है वो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन कब? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में
तीन प्रकार की सूचियों का जिक्र है, तीन प्रकार की लिस्ट का जिक्र है। पहली लिस्ट है जिसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। दूसरी को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और तीसरी को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये तीन प्रकार की सूचियां हैं भारतीय संविधान में। इसे बोलेंगे संघ सूची या केंद्रीय सूची। ठीक है, इसे बोलेंगे राज्य सूची, राज्य सूची। और इसे बोलेंगे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि यूनियन लिस्ट में जो विषय शामिल हैं, यूनियन लिस्ट में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का है। राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडल के पास होता है, विधानमंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। और जो विषय कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल होते हैं उन पर कानून संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो सवाल इसी पे पूछा है कि देखो वैसे तो पार्लियामेंट जो है संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन मान लो कि अगर पार्लियामेंट को राज्य सूची में शामिल विषय यानी कि इसमें शामिल विषय पर भी पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़े तो वो कब बना सकती है, कब बना सकती है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन, जब राष्ट्रपति की सहमति हो तो बिल्कुल गलत, नहीं बनाएगी ऐसे। बी, इसका प्रस्ताव राज्य द्वारा पारित किया गया हो, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो एमपी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अपने लिए चाह रही है कि संसद कानून बना दे हमारे लिए, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का विषय है, तो मध्य प्रदेश जो विधानमंडल है वो बना सकता है कानून उस पर। लेकिन फिर भी एमपी चाह रही है, मध्य प्रदेश चाह रहा है कि इस विषय पर कानून संसद बनाए, क्योंकि संसद ज्यादा अच्छे से बना सकती है, ऐसा मानना हो। चलो, तो मध्य प्रदेश को क्या करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश को अपनी विधानसभा में, मध्य प्रदेश को अपनी विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा अपनी विधानसभा में। और जब प्रस्ताव पास हो जाएगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो उसके बाद संसद जो है उस विषय पर कानून बना सकती है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की सहमति जरूरी है। और सहमति कब मानी जाएगी? जब राज्य के विधानमंडल में वो प्रस्ताव पारित हो जाए, प्रस्ताव पास हो जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? रेजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय स्टेट, इसका प्रस्ताव राज्य द्वारा पारित किया जाए। सी देख लो, वैसे तो गलती है, किसी भी स्थिति में नहीं। राज्य विधानसभा की सामान्य अनुमति प्राप्त हो गई हो ना, प्रस्ताव पास किया गया हो। दूसरे का क्या है? प्रस्ताव पास किया गया हो। आगे हम बात करेंगे, Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? जब वास्को डेगामा भारत आया था बेटा, जब वास्को डेगामा भारत आया था, वास्को डेगामा भारत आया था, कब आया था? 1498 में आया था वास्को डेगामा भारत। और 1498 में आया था और ये कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था, कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था ये। ठीक है, तो जब ये वास्को डी गामा आया, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, तो उस समय वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किसने किया? अच्छे से स्वागत किसने किया? तो अच्छे से स्वागत किया जमोरिन ने। जमोरिन वहां का राजा था, जमोरिन ने खूब भरपूर स्वागत किया। ठीक है, तो किसने स्वागत किया वास्को डी गामा का? जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है, क्लियर? ये याद रखना है, वास्को डी गामा वो पुर्तगाली था जिसने भारत पहुंचा 1498 में,
और कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा वो। ठीक है, उसके बाद उसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने भरपूर किया, बड़ा खुश हो गया। ठीक है, अच्छा स्वागत क्यों किया था? क्योंकि वास्को डी गामा ने एक जहाज गिफ्ट दे दिया था उसको, जमोरिन को। बीच में रास्ते में लूट लिया होगा कहीं, तो एक जहाज गिफ्ट दे दिया। ठीक है, खुश हो गया वो। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन कंपनीज का आगमन, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट बताना है दोस्त आपको। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो पढ़िए, पहला, द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1499 में कर लिया था, ये तो सही नहीं लग रहा हमें। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1499 में कर लिया था, तो यहां तो शंका हो रही है थोड़ी सी। तो शंका ये है बेटा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार आधिपत्य 1510 में किया था, 1510 में किया था, न कि 1499 में। आपको बताना है गलत, तो गलत तो पहला ही हो गया, पहला आंसर हो गया गलत। दूसरा पढ़ लेते हैं। वैसे इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसने अपनी पहली कारखाना, पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में खोली। बिल्कुल सही है। सी, ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ओपन हुई थी, पहली फैक्ट्री इन्होंने उड़ीसा में खोली 1633 में। ठीक है। डी, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स की लीडरशिप में द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया 1746 में। बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट बताना है दोस्त आपको, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? इनकरेक्ट हो गया ये पहला, कि पुर्तगीज ने गोवा को 1499 में कैप्चर किया था, ये बिल्कुल गलत बात है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था, न कि 1499। ठीक है, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पांचवा प्रश्न। तो शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लीपू लेक, लीपू झील उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं, ये गलत है, उत्तराखंड में है। लीपू लेक कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपको गलत बताना है ना, तो बी हो गया। नाथुला तो सिक्किम में है, हमने बात की थी पिछली क्लास में, और जोजिला ये कश्मीर में है। तो गलत क्या हो गया दोस्त? गलत हो गया ये। लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है लीपू लेक। वही आपको बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। अब हम मैप पे देख लीजिए, यहां ये देखिए, ये रहा, ये लीपू लेक है पूरी। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, क्योंकि यहां फिर चाइना लग जाता है। ये क्या है? चीन का बॉर्डर है ये जगह, है ना। ये उत्तराखंड हो गया। लीपू लेक पास ये है आपका, लीपू लेक पास। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, बेल्टोरो ग्लेशियर, चोगोलुंगमा ग्लेशियर और बियाफो। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर,
और वाल्टोरो ग्लेशियर, चोंगोलुंगमा ग्लेशियर और बियाफो। तो सियाचिन ग्लेशियर, छठवें का आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर बेटा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देख लो इधर, यहां देखो सियाचिन ग्लेशियर, ये है आपका जो सर्किल हो रहा है ना, सियाचिन ग्लेशियर। ये काराकोरम वाली रेंज है, काराकोरम रेंज, ठीक है। ये गिलगिट बलूचिस्तान है, कश्मीर वाला। और यहां ये कारगिल है आपकी, और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है आपके सामने। इसकी राजधानी ये है लेह, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर हो गया, इसकी राजधानी श्रीनगर यहां जम्मू। और ये पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, गिलगिट बलूचिस्तान, ये इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहां चाइना वाला है, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, अक्साई चीन वाला हिस्सा ये रहा। यहां तिब्बत है, ये वाला एरिया तिब्बत का है, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। तो देखो ये है भारतीय सेना, देखो सियाचिन ग्लेशियर पर कितना भी सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ तो टेम्परेचर आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर है माइनस में है, और यहाँ पे हमारी भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी हुई है बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, जिससे भारत में रहने वाले जो देशवासी हैं वो शांतिपूर्वक रह सकते हैं, ठीक है। सोचिए, एक पल को सोचिए कि अगर सेना हट जाए बॉर्डर से, तो पाकिस्तान वाले तो वैसे भी हमला करने के लिए जो है मौका ढूंढते हैं। तो अगर उन्हें पूरा फ्री बॉर्डर मिल जाएगा तो वो तो जाने कहां कहां से एंट्री करेंगे और भारत में नुकसान पहुंचाने की काम करेंगे। तो देखो ग्लेशियर की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है 76.64 किलोमीटर है। उसके बाद वाल्टोरो ग्लेशियर 58 किलोमीटर, और चोंगोलुंगमा 50 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो इन सब की है, और सबसे ज्यादा है सियाचिन ग्लेशियर। याद रहेगा ये? बताओ हाँ, थम्स अप करके दिखाओ। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष, आधार वर्ष, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स। हम देखो राष्ट्रीय आय के लेखांकन में, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में हम आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार वर्ष का मतलब क्या है? इस आधार वर्ष का मतलब क्या है? तो वह वर्ष जिसकी आय का उपयोग नाममात्र जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग नाममात्र जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। 7वें का आंसर। तो ध्यान रखना, जब हम रियल जीडीपी काउंट करते हैं, अब जीडीपी बेटा दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं रियल जीडीपी और दूसरी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। दूसरी को क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो देखो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए हमें एक मापदंड करने के लिए आधार वर्ष का प्रयोग करना पड़ता है, उससे कंपेयर करके ही हम जो है रियल जीडीपी काउंट करते हैं। तो आधार वर्ष है अभी 2011-12। तो अभी देखो मार्केट का ट्रेंड जो अभी चल रहा है, मार्केट प्राइस अभी वर्तमान में, तो उसमें तो महंगाई भी जुड़ गई, टैक्स भी जुड़ गए। अगर उसके आंकड़े को ध्यान में रखे हुए हम जीडीपी की गणना करेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी आएगी। लेकिन रियल जीडीपी एक आधार वर्ष मान लें कि उस साल में इन वस्तुओं के प्राइस कितने थे, कीमत कितनी थी, उन्हीं कीमत के बिहाफ पर इस साल में जो उत्पादन हुआ है उसके कंटेस्ट में टोटल उत्पादन कितने का हुआ है पुरानी कीमतों के हिसाब से, वो रियल जीडीपी है। क्योंकि 2011-12 से अब तक तो इन्फ्लेशन कितना हो गया है ना, तो वो ऐड हो जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी आएगी, रियल नहीं आएगी। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और ये आधार वर्ष अभी 2011-12 है, और ये पिछला कई 5 बार चेंज हो चुकी है।
लेटेस्ट 2011-12, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब नेशनल इनकम जो हम काउंट करते हैं एनआई यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जो हम काउंट करते हैं, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो डेटा कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि प्रचलित हैं। एक को बोलते हैं उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, और दूसरे को बोलते हैं आय विधि, आय विधि, और तीसरी को बोलते हैं क्या? व्यय विधि, व्यय विधि। ये मेथड प्रचलित है। अब ये जो एनएसओ है, जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े इकट्ठा करने का काम करता है, ये किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? तो ये मंत्रालय है मोस्पी मिनिस्ट्री, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके जो मंत्री हैं अभी वो है राजा राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है भाई। ये चीजें याद रखनी है आपको। बहुत बढ़िया भाई, आगे बात करेंगे। शेयर जरूर करना है क्लास को आप लोगों को। 8वां प्रश्न है हमारे सामने, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण हुआ उसका प्रणेता किसे कहा जाता है? मेन भूमिका किसकी थी? मनमोहन सिंह, बिमल जालान, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम। तो देखो मनमोहन सिंह, क्योंकि 1991 में एलपीजी सुधार आए थे भारतीय अर्थव्यवस्था में। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो 1991 में भारत में जो आए थे सुधार, इसमें सरकार किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ये कौन थे? वित्त मंत्री, ठीक है। तो अब ये अर्थशास्त्री भी है अपने आप में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए मुख्य भूमिका के लिए याद किया जाता है। 8वां प्रश्न, ठीक है। तो मनमोहन सिंह, अगर पूछ लिया जाए एलपीजी सुधार जब आए भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। ठीक है दोस्त, याद रहेंगे, रखेंगे इसको। अगला, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? हाल ही में साहित्य में किसको नोबेल प्राइज मिला है? किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो हान कांग को। किसको मिला है? हान कांग को मिला है। न्यूज में देखा होगा आपने, लिटरेचर में, साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, हान कांग, ठीक है। ये रहे, देखिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024, हान कांग, साउथ कोरिया। तो ये दक्षिण कोरिया की लेखक हैं हान कांग, है ना। और 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है इन्होंने जीता है साहित्य कैटेगरी में। और ये सम्मान पाने वाली ये पहली कोरियाई महिला है, ठीक है, क्लियर। तो इसे याद रखना है आपको। नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है आपको। 10वां प्रश्न, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल? कौन से मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल का लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किसने किया है युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ? तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। यहां देखिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। और ये जो है आपका 5 से 7 दिन चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान ये है शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है इसको।
ठीक है भाई, युवा संगम पोर्टल, तो याद रखेंगे, हाल ही की न्यूज है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आज की क्लास में। आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए अगेन मैं बोलता हूं बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और क्लास बस शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।